This is a fifth video lecture on the chapter Health and Disease. In this lecture, we will talk for what is antigen, what is antibody, and interaction of antigen antibody called serology. Again, we will talk for structure of antibody, the 5 classes of antibody, serology, which is the interaction of antigen antibody, has 5 classes that we will see in this lecture. So first let us talk for antigen. तर पहा, any foreign substance that enters the body and has a capacity to provoke the immune system and compel our immune system to respond that substance. Such a substance having capacity to provoke the immune response, it's called as antigen. In Marathi, असा एखादा पदार्थ जो शरीरात आल्यावरती आपल्या रोग प्रतिकार क्षमतेला रिस्पॉन्स द्यायला भाग पाडतो, ऐसा कोई बाहरी तत्व जो हमारे अंदर आने के पश्चात हमारी इम्यूनिटी को जगाता, उकसाता, रिस्पॉन्स देने के लिए, उसे कहा है एंटीजन. अब ध्यान रहे, एंटीजन का मतलब पैथोजन नहीं होता. मतलब टाइफॉइड का बैक्टीरिया या कोई कॉमन कोल्ड का वायरस, ये एंटीजन नहीं है. तो एंटीजन है क्या? ये जो एंटीजन रहते ना, दे आर प्रेजेंट on the surface of the cell, on the cell wall or flagella of bacteria, on the coat of viruses. मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर कोई बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफॉइड होता, तो वो बैक्टीरिया अंदर आया मतलब एंटीजन अंदर आया, ऐसा नहीं है. एंटीजन जैसे ये साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया एंटीजन नहीं है. उसकी वॉल पे समझो ये ओ एंटीजन है, या उसके फ्लैजेला उस पे एच एंटीजन है. टू कट इन शॉर्ट, एंटीजन म्हणजे काय? एनी फॉरेन सबस्टन्स विच एंटर्स अवर बॉडी and it provoke the immune response. Antigens are present on surface of the cell. Antigens are present on cell wall and flagella of bacteria or coat of virus. तो सर ये जो एंटीजन है वो केमिकली क्या होंगे? So most of the time they are proteins, but rarely they may be carbohydrate, they may be lipids, they may be nucleic acid. अब हमें ये तो समझा कि एंटीजन क्या है. फर्ज करो ये एक एंटीजन है, उस एंटीजन के ऊपर कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स रहती. हम यहां लिखेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स. तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स कहां रहती? एंटीजन के ऊपर. और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स को कहा गया है एपीटोप. एपीटोप. तो मान के चलो कि जो एंटीजन है वो मैंने कार्टून के जरिए ऐसा निकाला.
उस एंटीजन के ऊपर कहीं ट्रायंगुलर, कभी स्क्वायर, तो कभी हाफ सर्कल, ऐसे मैंने कुछ प्रोट्रूबेंसेस निकाले। ये प्रोट्रूबेंसेस है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स या एपिटोप। जब ये एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो हमारी इम्यून सेल इनके खिलाफ बनाएगी एक प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। म्हणजे समजा हा एंटीजन आपल्या आत आला तर आपल्या ज्या इम्यून सेल आहे कोणत्या, 8व्या मागच्या लेक्चरमध्ये बी लिम्फोसाइट मधल्या प्लाझ्मा सेल, तो ह्या प्लाज्मा सेल्स बनवतील या एंटीजनच्या खिलाफ एंटीबॉडी। तो हमने कहा ना कि एंटीबॉडी हम जो बनाते प्रोटीन, वो एंटीजन जो बाहर से आया, तो हमारी एंटीबॉडी इस एंटीजन को पकड़ती है, उसको इमोबाइल कर देती है। तो जब हमने कहा कि एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ती, तो कहां पकड़ती, यह है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स या एपिटोप। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हम बोलते कि हमने चोर को पकड़ा, तो चोर माने एंटीजन और उसकी कॉलर जिसको हमने पकड़ा वो कॉलर माने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट, दैट इज एपिटोप। अब हमें एंटीजन समझ में आने लगा कि एनी फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर्स अवर बॉडी एंड प्रोवोक अवर इम्यून रिस्पॉन्स कंपेल अस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एंटीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रोटीन, दे मे बी पॉलीसेकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट, दे मे बी लिपिड, they may be nucleic acid. Antigens are present on surface of the cell, the wall and flagella of bacteria or coat of the virus. On antigen there are antigenic determinant sites or epitope which is specifically caught by paratope of antibody. So antigen कडे असते epitope म्हणजे कॉलर आणि एंटीबॉडीकडे असते पैराटोप त्याला पकड़ण्यासाठी। तो चलो अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। तो डिफाइन एंटीबॉडी, सर दे आर एंडोजिनस प्रोटीन दैट आवर इम्यून सेल, इन पर्टिकुलर प्लाज्मा सेल, अ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट, so endogenous protein that our immune cell produce against specific antigen is called antibody. Antibodies are proteins belonging to a class of protein gamma globulin. अब थोड़ा सा वापस एक बार मैं आपको ब्लड में ले जाता हूं। तो हमारे ब्लड में जो 55% प्लाज्मा थी और 45% थे कार्पसल, तो जो 55% प्लाज्मा थी उसमें 90% तो पानी था, जो बचे 10% उसमें 7% प्रोटीन्स थे। अब ये जो 7% प्रोटीन्स थे, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, तो वो जो ग्लोब्यूलिन है दैट इज द एंटीबॉडी। कहते हैं कि जो 7% प्रोटीन्स रहते उसमें करीब करीब 17% गैमा ग्लोब्यूलिन्स रहते, म्हणजे एंटीबॉडीज। तो हमें यह समझा कि एंटीबॉडी आर द एंडोजिनस प्रोटीन दैट इम्यून सेल प्रोड्यूस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये जो एंटीबॉडी है केमिकली दे आर प्रोटीन बिलोंगिंग टू अ क्लास गैमा ग्लोब्यूलिन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमें देखना है, म्हणजे एंटीबॉडी कशी असते। तो दिस इज माय टाइटल, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का मैंने एक कार्टून बनाया जो आपको रफली एक वाई शेप नजर आता है।
अब मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बताता, पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए कभी 2-3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो पहला पॉइंट, केमिकली एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, म्हणजे अमाइनो ऍसिडच्या चेन पण किती? 4. सो एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन which is made up of 4 polypeptide chain. Second point, antibody appear as a Y-shaped molecule. एंटीबॉडी Y के आकार के दिखती है। तीसरा पॉइंट, आउट ऑफ द 4 polypeptide chain, the 2 are identical, long heavy chain made up of 440 amino acid. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन असतात ना, त्यापैकी 2 ह्या लॉंग असतात, हेवी असतात, 440 अमिनो ऍसिड पासून बनलेल्या असतात. बघा तुम्ही. सो ही झाली एक लॉंग हेवी चेन, ही झाली एक लॉंग हेवी चेन. याला आपण लिहू एच चेन, एच चेन. तो 4 पैकी 2 झाल्या एच चेन. आता उरल्या 2. तो द अदर 2 आयडेंटिकल, शॉर्ट, लाइट वेट आर कॉल्ड ॲज एल चेन. मग ही एक एल, ही दूसरी एल. तो अभी आपको समझ में आ गया कि एनी एंटीबॉडी इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर, इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. तीसरा पॉइंट, आउट ऑफ द 4 द 2 आइडेंटिकल लॉन्ग हेवी चेन कॉल्ड एच चेन, द 2 आइडेंटिकल शॉर्ट लाइट वेट आर कॉल्ड एल चेन. तो आता ह्या 4 चेन झाल्या, 2 हेवी 2 लाइट. All the 4 chain are connected by डाइसल्फाइड बॉन्ड, ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो. तो ये 2 हेवी चेन, इनके बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगी. ये हेवी और ये लाइट चेन, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब ये भी अलग नहीं होगी. ही हेवी आणि ही लाइट चेन, इनके बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो अब ये अलग नहीं होगी. तो ऑल द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो पहले 3 पॉइंट रिकॉल करो. एनी एंटीबॉडी इज अ वाई शेप मॉलिक्यूल. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. The 2 identical long heavy chain called H chain, the 2 identical short light chain called L chain. All the 4 chains are connected by disulfide bond. अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो. एनी चेन, फिर वो H चेन हो या L चेन हो, कोणतीही चेन, मग ते हेवी असो की लाइट असो, हॅज 2 रीजन. सो लेट अस कंसिडर दिस शॉर्ट लाइट चेन. तो अभी अभी तो आपने बोला कि कोई भी चेन हो, लाइट हो या हेवी हो, उसमें 2 रीजन्स रहते. तो मान के चलो कि ये है वो शॉर्ट एल चेन, तो इसमें भी 2 रीजन्स है. अ वेरिएबल रीजन और ये बचा कांस्टेंट रीजन. अब ये एच चेन लो, इसमें भी वेरिएबल रीजन और ये कांस्टेंट रीजन. इधर से भी देखो, ये जो एल चेन है उसमें वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन. एच चेन वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन. सो एनी चेन
has a variable region and constant region. Now the question is, what is variable region and constant region? मैं बड़े आसान भाषा में आपको बताता कि हमारे अंदर अगर 100 एंटीजन आए तो सर हम लोग 100 प्रकार की बनाएंगे एंटीबॉडी। तो भले ही हमने 100 प्रकार की बनाई एंटीबॉडी, वो सारी 100 प्रकार की एंटीबॉडी में जो कांस्टंट रीजन होंगे वो रहेंगे सेम। म्हणजे आपण ज्या 100 प्रकारच्या बनवल्या असतील अँटीबॉडीज, तर त्यांचे जे कॉन्स्टंट रिजन असतात ते सेम असतात, म्हणून त्याचं नाव पडलं कॉन्स्टंट रिजन। बघा आता तुम्ही हे पहा, कॉन्स्टंट रीजन, कॉन्स्टंट रीजन, कॉन्स्टंट रीजन, कॉन्स्टंट रीजन, हे सगळ्यांचे सेम असतात। तो सर अगर सभी के कांस्टेंट रीजन सेम है तो वो 100 प्रकार की एंटीबॉडी किस आधार पे हुई? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल रीजन। द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाई कि द थिंग विल वॅरी फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। म्हणजे व्हेरिएबल रीजन ऑफ एल, व्हेरिएबल रीजन ऑफ एच, तर हा जो पोर्शन असतो व्हेरिएबल, हा सगळ्यांचा वेगळा असतो। तो सर कोई उदाहरण दो, सुनो। हम लोग जब कोई नट खोलते हैं पाने को यूज करके, तो पाने अनेक प्रकार के रहते, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 ऐसे होंगे, उदाहरण है। तो बाकी मटेरियल तो उसका सेम रहता, सिर्फ अलग रहती ग्रिप, ग्रिप जो उसको पकड़ती है। तो वो ग्रिप माने ये वेरिएबल रीजन असतात, एंड हेंस दे वैरी फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, वो अलग रहते। वापस बताऊं कि कितनी भी हमारे अंदर बने एंटीबॉडी, सभी के कांस्टेंट रीजन होंगे सेम, सिर्फ बदलेंगे वेरिएबल रीजन। तो अब अगला पॉइंट सुनो, वेरिएबल ऑफ एल, वेरिएबल ऑफ एच, इनके बीच में चलो। मतलब यहां पर तो ये है एल चेन, उसका वेरिएबल, ये है एच चेन, उसका वेरिएबल, इनके बीच में रहती एंटीजन पकड़ने की जगह, सो एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजनला पकडण्याची जागा कुठं असते? व्हेरिएबल ऑफ एल आणि व्हेरिएबल ऑफ एच यांच्या मध्ये असते। तो सर फिर इधर से भी वेरिएबल ऑफ एल, वेरिएबल ऑफ एच, इन दोनों के बीच में एंटीजन पकड़ने की जगह, एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब हर एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है? 2, और इसीलिए एंटीबॉडी को बाइवैलेंट भी कहा जा सकता। जैसे आप 2 लोगों को पकड़ सकते, तो वैसे एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को पकड़ सकती, इसीलिए उसको कहा है बाइवैलेंट। तो ये और ये, इसे हम कहेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट या पॅराटोप। 8वां, जसं अँटीजेनला इपिटोप होते, म्हणजे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट साइट, वैसे अँटीबॉडीला असते एंटीजन बाइंडिंग साइट, म्हणजे पॅराटोप। तो सुनो, पॅराटोप
of antibody specifically join with epitope of antigen। तो यहां मैंने एक एंटीबॉडी निकाली है, देखो गौर से देखो। तो मान के चलो ये है वेरिएबल ऑफ H, यहां तक, इधर कांस्टेंट है। ये है वेरिएबल ऑफ L, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल ऑफ H यानी वेरिएबल ऑफ L, इनके बीच में ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप, और ये बराबर इसको पकड़ सकती है। यहां भी देखो वेरिएबल ऑफ H, वेरिएबल ऑफ L, इसका आकार अलग हो गया, अब ये बराबर इसको पकड़ सकती। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट स्पेसिफिकली कंबाइन विथ द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट ऑफ एंटीजन, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी। तो हरीडली लेट अस रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, आपको वापस ध्यान में आने के लिए हम वो पॉइंट्स लेंगे। तो सर पहिला पॉइंट होता की कुठलीही जी अँटीबॉडी आहे ती वाय शेप असते। सर अँटीबॉडीला 4 पॉलिपेप्टाइड चेन असतात, त्यातल्या 2 H आणि 2 L चेन असतात। चारों चेन आपस में जुड़ती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोई भी चेन हो, H हो या L हो, उसे वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन रहते। हमारे अंदर जितनी बनेगी एंटीबॉडी उन सभी के कांस्टेंट रीजन तो सेम है, बट वेरिएबल रीजन अलग है क्योंकि उनको पकड़ना पड़ता है एंटीजन को। बिटवीन द वेरिएबल ऑफ L and variable of H there is antigen binding site or paratope which capture the epitope of antigen। यहां तक हुआ, आगे सुनो। Every antibody has a stem and an arm। The antibody has a stem and a arm and the region, देखो the region between stem and arm is flexible, and this portion between stem and arm, a flexible portion, is called as hinge। This is called as hinge region। अब कुछ ऑथर या कुछ किताबों में आपको ऐसा दिखेगा कि जिसको मैंने कहा एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप, इसे FAB कहते हैं, और इसको पढ़ने का तरीका है एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, और ये उसका जो बेस है ना, इसे FC कहते, क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट। और देखो ये निचला जो हिस्सा है, इससे वो किसी बी लिम्फोसाइट को पकड़ के रखती। जैसे हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन D एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, ये हमेशा बी लिम्फोसाइट को अटैच रहते। मान के चलो कि ये बी लिम्फोसाइट है और ये देखो ऐसे वो पकड़े रहते। तो कुछ एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट को हमेशा अटैच रहती और कुछ फ्री रहती, जो मैं आगे बताऊंगा। लेट अस टेक अ पॉज हियर। नाउ सी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये तो हमने देख लिया, बट उसकी डायग्राम कैसे निकाले वो अभी मैं आपको दिखाता। तो पहले आप ड्रॉ करेंगे 2 हेवी चेन,
फिर आप ड्रॉ करेंगे 2 लाइट चेन, नाउ 2 H chain, 2 L chain. सो L मध्ये सुद्धा व्हेरिएबल कॉन्स्टंट, H मध्ये सुद्धा व्हेरिएबल कॉन्स्टंट रिजन असतो. हा कॉन्स्टंट रिजन आहे ना, हा पूर्ण असतो हेवीचा. आता इकडूनही असंच व्हेरिएबल कॉन्स्टंट, व्हेरिएबल कॉन्स्टंट. आता यांच्यामध्ये असतात डायसल्फाइड बॉन्ड्स आणि अँटीजेन पकडण्याची जी जागा असते ते कुठे असते? बिटवीन व्हेरिएबल ऑफ H अँड व्हेरिएबल ऑफ L. मग व्हेरिएबल ऑफ H, व्हेरिएबल ऑफ L इनके बीच में, और इस तरफ भी वेरिएबल ऑफ H, वेरिएबल ऑफ L इनके बीच में. तो एंटीजेन बाइंडिंग साइट, एंटीजेन बाइंडिंग साइट म्हणजे पॅराटोप आणि हा असतो फ्लेक्झिबल हिंज रिजन. याचं डिस्क्रिप्शन: एनी अँटीबॉडी इज अ वाय शेप मॉलिक्यूल. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. The 2 identical long or heavy chain called H chain, the 2 identical short or light chain called L chain. All the 4 chains are connected by disulfide bond. Any chain has 2 region, a variable and constant region. Constant region is same in all antibody. Variable region is different for different antibodies. Between the variable of L and variable of H, there is a antigen binding site or paratope which specifically combine with the epitope of antigen. Between the stem and arm there is a flexible region called hinge region. Full stop. हे झालं डिस्क्रिप्शन आणि स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी. तो सुनो, हमारे अंदर सैकड़ों एंटीबॉडीज होंगी पर उनके प्रकार 5 है. इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता. मान के चलो कोई आपके गांव में स्कूल है और वहां पर 500 स्टूडेंट है. तो एक स्कूल में स्टूडेंट है 500 और जब हम उनसे पूछेंगे कि क्लासेस कितने हैं तो वो कहेंगे 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th. मतलब हर क्लास में बैठे 100 स्टूडेंट. वैसे एंटीबॉडी तो है सैकड़ों पर उनके क्लासेस है 5. अँटीबॉडीलाच असं लिहितात IG, इम्युनोग्लोब्युलिन. तो इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, इम्यूनोग्लोब्युलिन डी, इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, इम्यूनोग्लोब्युलिन एम. ऐसे 5 क्लासेस है इम्यूनोग्लोब्युलिन या एंटीबॉडी के. पहले सुनो इम्यूनोग्लोब्युलिन ए के बारे में. तो कुठे असते इम्यूनोग्लोब्युलिन ए नावाची अँटीबॉडी? The mucus coating of nose, pharynx, intestine, इसका जो म्यूकस कोटिंग है उस पे बैठी है इम्यूनोग्लोब्युलिन ए और वो हमें बचाती है फ्रॉम ऑल दोज पैथोजन विच गो इनसाइड अलोंग विथ इनहेलेशन और इंजेशन. मग इम्युनोग्लोब्युलिन ए नावाची अँटीबॉडी कुठे असते? इपिथिलियमवर असते. नसल कॅव्हिटीच्या, नोजमध्ये, फॅरिंग्समध्ये, इंटेस्टाईनमध्ये असते. इट इज 10% ऑफ द टोटल एंटीबॉडीज. आता और एक पॉइंट हमने बताया था कि
जब कोई माता अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध में जो रहता एंटीबॉडी, दैट इज आल्सो इम्यूनोग्लोबुलिन ए. सो कोलोस्ट्रम इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए. अब इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये दोनों रहते बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जिनसे वो बने, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट. तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज 1% और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसका सीधा काम है टू स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज 0.1%. ये इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ रहता, ध्यान रहे, हमारी जो अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू है जो त्वचा के नीचे रहता, उसमें जो मास्ट सेल्स है, MAST मास्ट सेल, उसके ऊपर रहता IgE एंड आल्सो ऑन बैसोफिल सेल्स विच इज वन ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट. तो उस पे भी रहता इम्यूनोग्लोबुलिन E. नाउ दिस इज नीड क्वेश्चन. इट इज मेडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स. माने जब जब होती है एलर्जी तब तब बनता है इम्यूनोग्लोबुलिन E. इट्स अ मेडिएटर ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन G सबसे ज्यादा 75%. और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन G रहता है ये बॉडी सिक्रीशंस में रहता है, इंटेस्टिनल सिक्रीशंस, मिल्क में भी रहता है, और ये मैटरनल एंटीबॉडी कहलाता है. सबसे ज्यादा रहता है 75%. ये वही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस में मदर से प्लासेंटल ब्लड के जरिए गया था. तो इट इज मैटरनल एंटीबॉडी. इम्यूनोग्लोबुलिन M, इट इज 10%. ये सबसे बड़े आकार में रहता. जैसे हम लोग जल्दी से कोई एंटीबॉडी को ऐसे निकालते, ये हो गई एंटीबॉडी. अब ये मोनोमर है, पर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M रहता ना, ये पेंटामर है, मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन बी लिम्फोसाइट. तो ये देखो, ये उसका दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट. सो इट इज आल्सो कॉल्ड मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन. इसको 5 यूनिट है. अब आप सोचो, अगर एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को पकड़ सकती, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है जिसके पास 5 यूनिट है, तो हर यूनिट 2 एंटीजन को पकड़ेगा, तो 5 यूनिट पकड़ेंगे 10 एंटीजन को. थोड़ी और इंफॉर्मेशन में दे दूं कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है, इट इज शॉर्ट लिव्ड. जैसे ही हमारे अंदर एंटीजन आता है, सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन M बनता है और वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है. तो रिसेंट इंफेक्शंस डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन M का प्रयोग होता है. अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन A है, ये मोनोमर भी हो सकता है, डाइमर भी हो सकता है. इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G ये मोनोमर रहते, और इम्यूनोग्लोबुलिन M रहता पेंटामर. तो हमने व्हाट इज एंटीजन देखा, व्हाट इज एंटीबॉडी देखा, हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, उसकी डायग्राम हमने कैसे निकालना वो देखी, और हमने एंटीबॉडी के 5 क्लासेस देखे हैं. और सेरोलॉजी के बारे में मैंने कहा, इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड सेरोलॉजी. तो यहां हम लोग पॉज लें. से दिस इज एंटीजन.
any foreign substance which when enters the body and provoke the immune response is called as antigen. ऐसी कोई बाहरी चीज़ या तत्व जो अंदर आने के बाद हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को रिस्पॉन्स करने को उकसाता है, उसे कहा है एंटीजन। हमने कहा कि एंटीजन के ऊपर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट या एपिटोप रहते और यह है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीन्स द endogenous protein that our immune cell produce against the specific antigen. तो in this antibody the variable region of H, variable region of L, इनके बीच में है एंटीजन बाइंडिंग साइट माने पैराटोप। इस तरफ भी देखो variable region of H, variable region of L यांच्यामध्ये दिसते आहे अँटीजेन बाइंडिंग साइट म्हणजे पॅराटोप। मग एंटीबॉडी जो हमने बनाई उसका पैराटोप और एंटीजेन जो अंदर आया उसका एपिटोप, दे स्पेसिफिकली कंबाइन, माने एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को धर के रखती है। अब आई विल सजेस्ट अ एनालॉजी। जो चोर है वो एंटीजन, उसकी कॉलर जो है वो एपिटोप माने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट, आपका हाथ माने एंटीबॉडी और आपका पंजा इज पैराटोप। तो पैराटोप एपिटोपला पकड़तो। तो ये इंटरैक्शन जो है दिस इज कॉल्ड सेरोलॉजी। मैंने इस चित्र में उसको दिखाने की कोशिश की है की हा एंटीजेन आहे, हा एपिटोप आहे, ही अँटीबॉडी आहे, त्याचा हा पॅराटोप आहे। इथं मायन्यूटली ऑब्झर्व करा, व्हॅरिएबल ऑफ एल आणि व्हॅरिएबल ऑफ एच। आता इकडे पहा किती स्पेसिफिसिटी असते, म्हणजे व्हॅरिएबल रिजन वाय व्हॅरी फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, त्याचं कारणही समजते। कांस्टेंट रीजन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये है एपिटोप और ये है पैराटोप। तो वेरिएबल ऑफ एल, वेरिएबल ऑफ एच, इसने इसको पकड़ लिया। दिस इज कॉल्ड सेरोलॉजी। सेरोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विथ इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सेरोलॉजीचे प्रकार 5 आहे, माने इस इंटरैक्शन के तरीके 5 है। एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो सर ये 5 क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेरोलॉजी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन चे प्रकार आहे। तो एग्लूटिनेशन क्या है? नाउ लिसन। जो अंदर आया था एंटीजन, इफ इट इज इनसोल्यूबल, मतलब शरीर में जो एंटीजन आया था, दुश्मन अंदर आया था, वो इनसोल्यूबल है, तो हमने जो बनाई उसके खिलाफ एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी वो इनसोल्यूबल एंटीजन को आपस में क्लम्प करवाती है। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो क्लम्प करना माने सबको आपस में चिपकाना। अब चिपकाने के बाद दे बिकेम इमोबाइल, तो फैगोसाइट्स आएंगे, उनको खत्म करेंगे। ध्यान रहे, एंटीबॉडी एंटीजन को सिर्फ पकड़ती है, नष्ट नहीं करती।
जैसे हमने कहा कि हमने चोर को पकड़ लिया, पुलिस एक्शन लेंगे, वैसे एंटीबॉडी एंटीजन को धर के रखती, फैगोसाइट्स विल डिस्ट्रॉय इट। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? सोचो, द एंटीजन दैट एंटर्ड द बॉडी इट्स सोल्यूबल, it dissolve in the body fluids, extracellular fluids. तो in this case the antibody that we produce precipitate the antigens, क्योंकि वो soluble है तो उसको precipitate करते। एक ग्लास में स्वच्छ पानी था, उसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसको घुमा लिया तो पूरा पानी मैला हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखो सारा मैल मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी स्वच्छ होगा। दैट्स दिस प्रेसिपिटेशन। तो एंटीजन प्रेसिपिटेट झाल्यावर काय होईल? फॅगोसाइट्स विल सबसिक्वेंटली डिस्ट्रॉय देम। नाउ ऑप्सोनाइजेशन। तो हमने देखा कि कभी हमारी एंटीबॉडीज उनको आपस में चिपकाती है, अगर वो इनसोल्यूबल है तो, अगर वो सोल्यूबल है तो उनको प्रेसिपिटेट करवाती है। तो ये ऑप्सोनाइजेशन क्या है? टू कोट द एंटीजन मेकिंग इट ससेप्टिबल फॉर फॅगोसाइटोसिस। म्हणजे जो अँटीजेन आला होता त्याच्यावरती कोटिंग करायचं, म्हणजे तो कमजोर होईल आणि फॅगोसाइट्स त्याला खाऊन टाकतील। आता इथे मी एक्झाम्पल देतो की एखादं बाळ आजारी आहे, त्याला ताप आहे आणि त्याला जी गोळी घ्यायची ती कडू आहे, मग तो घेणार नाही। पण त्याची आई एखादं चॉकलेट घेईल, त्या गोळीला कोट करेल, मग बाळ पटकन घेईल। मानी कड़वी दवा अगर बच्चे को खिलानी है तो उसकी माता जो है वो चॉकलेट का उस पर कोटिंग करती। वैसे ही हमारी एंटीबॉडी एंटीजन को कमजोर करने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देती ताकि फैगोसाइट्स उसको नष्ट कर सके। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो कभी क्लंपिंग माने अग्लूटिनेशन, नीचे बिठाना माने प्रेसिपिटेशन, कोटिंग करना माने ऑप्सोनाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? मेकिंग द एंटीजन इट्स टॉक्सिन हार्मलेस इन ऑफेन्सिव। म्हणजे जो एंटीजन आला त्याचे जे टॉक्सिन्स असतील त्यांना इनइफेक्टिव करणे। जैसे जैसे अगर कोई पुलिस अफसर है, उसके पास लोडेड गन है, लंच ब्रेक में वो घर पे आते हैं और खाना खाते वक्त घर में छोटे बच्चे हैं, तो कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, तो अगर उस पिस्टल का मैगजीन निकाल लिया या रिवॉल्वर से बुलेट्स निकाल ली तो अब वो खिलौना बन गया, अब वो न्यूट्रल हो गया। सो मेकिंग द एंटीजन हार्मलेस एंड इनऑफेंसिव इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन? कभी कभार हमारी एंटीबॉडी खुद तो कुछ नहीं करती। कहते हैं हमारे ब्लड सीरम में, सीरम माने प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, ये नीट क्वेश्चन भी है। तो ये जो ब्लड सीरम है उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, कहते हैं उनकी संख्या 30 है। तो एंटीबॉडी उन सीरम प्रोटीन्स को उस एंटीजन के खिलाफ उकसाती है कि गो एंड किल। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो अग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये सेरोलॉजी के प्रकार है। अब हमें बात करनी है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की। तो सुनो, इम्यूनाइजेशन इज मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इन द इंडिविजुअल बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वापिस एक बार, किसी को इम्यूनिटी देने के लिए, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन देना माने वैक्सीनेशन और
इम्यूनाइजेशन। जैसे पोलियो वैक्सीन हमारे देश के बच्चों को दिया जाता है, मतलब उनको वैक्सीन दे रहे ताकि वो इम्यून बने। तो प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इन अ इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल मीन्स इट्स कॉल्ड इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दो प्रकार का रहता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है? तो सुनो, किसी में लाइव बट अटीन्यूएटेड माने कमजोर, या डेड पैथोजेन, या देयर एंटीजेन, या सिंथेटिक एंटीजेंस, इसकी प्रिपरेशन को इंजेक्ट करना ताकि वो व्यक्ति खुद बनाए एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्युनायझेशन। म्हणजे एखाद्या बाळाला एखाद्या पॅथोजेन कमजोर केलेले किंवा मेलेले किंवा त्यांचे अँटीजेन किंवा त्याचे सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स इंजेक्ट केले तर काय होईल? उस बच्चे की रोग प्रतिकार क्षमता समझेगी कि हमारे अंदर दुश्मन आ गया, और फिर कुछ दिनों में वो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बना लेगा। तो उससे फायदा क्या हुआ? जब सचमुच के पैथोजेंस आएंगे तो वो तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, और मैंने कहा कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज प्रोफाउंड, ओवरवेलमिंग, तो डिसीज नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें एंटीजेनिक प्रिपरेशन दी जाती है, जैसे अगेंस्ट पोलियो, अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, अगेंस्ट टाइफॉइड, अगेंस्ट स्वाइन फ्लू, अगेंस्ट हेपेटाइटिस etc. Now what is passive immunization? अब कोई माइक्रोब्स कमजोर या उनका टॉक्सिन या फिर मरे माइक्रोब्स वो नहीं दिए जा रहे। अब रेडीमेड प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस या सर्कमस्टांसेस रहते हैं जिसमें अर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज नीडेड। जैसे मैंने पहले भी कहा, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, टिटेनस etc. तो अब जिस व्यक्ति को अनफॉर्चुनेटली स्नेक बाइट हुआ है, डॉग बाइट हुआ है, या फिर उसको टिटेनस हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन। यहां पे एक नीट क्वेश्चन था। अब हमें हेपेटाइटिस बी इन ईस्ट मैंने याद रखने के लिए लिखा है, ये क्या है? नाउअडेज recombinant DNA technology, which is another name of genetic engineering. तो आजकल बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते हैं, उसी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पॉसिबल हुआ है। हिंदुस्तान के पास जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, माने एंटीजेनिक प्रिपरेशन है जिसमें सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स है, इसको प्रोड्यूस किया गया ऑन लार्ज स्केल इन द ऑर्गेनिज्म ईस्ट। ये भी एक बार मुझे याद है, ये नीट क्वेश्चन था। तो अब हमने वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन देखा। अब मैंने कहा था कि वैक्सीन की एक छोटी सी स्टोरी है। इन 1796 में जब स्मॉल पॉक्स का हैवॉक था, माने फैलाव था जैसे अभी कोरोना का है, तो दुनिया का पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने जो बनाया
इट वॉज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी। उन्होंने एक चीज को देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। मतलब जो लोग काउ मेड्स है, मतलब गाय को धोते हैं, उसका दूध निकालते हैं, वो गाय के संपर्क में आते और गाय को काउपॉक्स रहता। तो जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा की है, उनके संपर्क में है, उनमें काउपॉक्स के चले आते हैं वायरस, तो ही इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द काउपॉक्स। तो ये ऑब्जर्वेशन था जेन्नर का कि ऐसे लोगों में फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। बाकी लोग जो गाय के संपर्क में नहीं है उनको स्मॉल पॉक्स हुआ है, ज्याला मराठीत देवी नावाचा रोग म्हणतात, आता तो भारतात नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो एक गाय जिसको काउपॉक्स हुआ है उसमें से उन्होंने पुस्चुल्स निकाले, म्हणजे त्याच्यातलं त्या फोडातलं पाणी काढलं। अब उसमें काउपॉक्स वायरस जो है वो होंगे, कमजोर होंगे, और उन्होंने एक बच्ची को वो इंजेक्ट किए। उन्होंने देखा जिस बच्ची को उन्होंने उस गाय के पुस्चुल्स इंजेक्ट किए उसके घर में उसके माता पिता को कभी स्मॉल पॉक्स हुआ, उस बच्ची को नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को कंफर्म किया कि समहाउ काउपॉक्स वायरस आने से बच्ची ने बनाई एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल, और ये एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल जो उस बच्ची को बचा रही अगेंस्ट काउपॉक्स, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स आल्सो। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज कंफर्म। तो जैसे एडवर्ड जेन्नर इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैसे ही साल्क इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी अगेंस्ट पोलियो, वैसे ही सर लोई पाश्चर जिन्होंने ARV निकाला अगेंस्ट डॉग बाइट। तो अब हमने दो टाइटल देखे, एक सेरोलॉजी के 5 प्रकार और दूसरा देखा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब हमें देखना है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। जैसे हम सभी जानते कि हमारे अंदर 9 ऑर्गन सिस्टम है, पर हमारे अंदर और एक सिस्टम है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। वो कैसे बनी? लिम्फॉइड ऑर्गन जो 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस, सेकेंडरी टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, स्प्लीन, अपेंडिक्स। मैंने कहा था यहां एक क्वेश्चन था। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, लिम्फैटिक टिश्यूज, लिम्फ नोड्स आणि म्यूकोजल असोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू विच इज 50%। अब ये म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माने MALT जो करीब करीब सारे लिम्फॉइड टिश्यू के 50% है। अब ये म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहां रहता? तो हमने इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में कहीं तो भी कहा था कि हमारी 4 सिस्टम है जो शरीर के बाहर खुलती, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव को मिलके कह सकते यूरेनोजेनाइटल सिस्टम। और ये जो 4 सिस्टम शरीर के बाहर खुलती है, इसको अंदरूनी जो एपिथेलियम रहता वो म्यूकस कोटेड रहता, और वो म्यूकस कोटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है विच इज रफली 50%। यहां भी मुझे याद है नीट क्वेश्चन कभी आया था, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिएगा। तो लिम्फॉइड ऑर्गन 1, लिम्फॉइड टिश्यू 2, इम्यून सेल्स 3 और मॉलिक्यूल्स दैट इज एंटीबॉडी 4।
अगर हम ये 4 चीजें एकत्रित कर दे तो बन जाए ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब हमें थोड़ी विस्तार से बात करनी है अबाउट ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सुनो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन म्हणजे काय? तो सर अभी अभी आपने कहा कि बोन मैरो, थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अरे पर मतलब क्या है? मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गन जहां लिम्फोसाइट्स का हो मैन्युफैक्चरिंग, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। सो वेयर मैन्युफैक्चरिंग, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन of lymphocyte occur, that is called primary lymphoid organ, जो है बोन मैरो और हमारी थाइमस ग्लैंड विच इज नियर द हार्ट। अब इस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो मैच्योर भी होते हैं, डिफरेंशिएट भी होते हैं, वो सेंसिटाइज रहते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन माने क्या? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होने के पश्चात ये लिम्फोसाइट अलग अलग जगह जाके शरीर में बस जाते। म्हणजे बोन मॅरो आणि थायमस मध्ये त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग झालं, त्याच्यानंतर ते माइग्रेट झाले और वो जहां जाके बसते हैं, रुकते हैं, थांबतात, जसं टॉन्सिल असतील, जसं लिम्फ नोड्स असतील। लिम्फ नोड वैसे तो सारी लिम्फेटिक वेसल के ऊपर रहते, पर उनकी तादाद नेक, आर्मपिट एंड ग्रॉइन में अधिक रहती है। मानेमध्ये, काखेमध्ये, जांघेमध्ये लिम्फ नोडची संख्या जास्ती असते। तर टॉन्सिलमध्ये जाऊन बसतात, लिम्फ नोडमध्ये जाऊन बसतात, अपेंडिक्समध्ये जाऊन बसतात, स्प्लीनमध्ये जाऊन बसतात, तो वो जाके बस जाते हैं। तो जहां पे ये जाके बस जाते हैं दे आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और वहां पर वास्तव में उनको दुश्मन दिखाई देता है। म्हणजे तिथं गेल्यावर त्यांना अँटीजेन सोबत त्यांचे इंटरॅक्शन होते अँड दे बिकेम इफेक्टर। ते तिथं इफेक्टर बनत असतात। मी तुम्हाला एग्जाम्पल देतो की कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी करते और खड़कवासला पुणे में उनका 3 साल का ग्रेजुएशन होता, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और जब उनकी सीख पूरी हो जाती, ट्रेनिंग पूरा हो जाता, तो फिर उनका पोस्टिंग होता। किसी को कश्मीर भेज दिए, असम भेज दिए, और जहां जाकर उनको देश के दुश्मन दिखाई देते हैं। तो जहां उनका ट्रेनिंग हुआ वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां उनको भेजा गया वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नाउ लिम्फेटिक टिश्यू जो मैंने बताया, लिम्फ नोड्स यानी म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यहां पर जो आकर बसे हैं लिम्फोसाइट्स, उनकी इंटरेक्शन होती है एंटीजेंस के साथ और वो इफेक्टर बनते हैं। साथ में ये जो लिम्फ नोड्स है, इट आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर, क्योंकि शरीर के फ्लूइड्स में जो पैथोजेंस है, तो जब वो लिम्फ नोड में आते तो पैथोजेन को वहां डिस्ट्रॉय किया जाता, तो दे आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर्स। यहां मुझे थोड़ा आपको थाइमस के बारे में मैं बता दूं। थाइमस विच इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज एक्चुअली अ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमने उस चैप्टर में देखा था। इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट बिटवीन द 2 lungs. इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। थाइमस ग्लैंड इज लार्जेस्ट ॲट द टाइम ऑफ बर्थ, म्हणजे जन्माच्या वेळी मोठी असते, अँड इट रेड्यूसेस टूवर्ड्स द प्यूबर्टी, म्हणजे सेक्सुअल मैच्योरिटी 14-15 साल तक वो धीरे धीरे सिकुड़ती है, और बूढ़े व्यक्ति को थाइमस ग्लैंड नहीं होती, इट डिजेनरेट। यहां मुझे एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बताना है, स्प्लीन। कहते हैं स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, हार्ट ब्लड बैंक नहीं है,
इट्स अ पंपिंग ऑर्गन. स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक बिकॉज उसमें लिम्फोसाइट्स भी स्टोर है, उसमें आरबीसीज भी स्टोर्ड है. कहते हैं उसमें 65 ml ब्लड रह सकता है, 65 ml, और वो भी शरीर के फिल्टर का काम करती है. इट डिस्ट्रॉयज द पैथोजन एंटर्ड इनटू द बॉडी. नाउ द सेल्स म्हणजे ह्यूमन इम्युन सिस्टमचे लिम्फॉइड ऑर्गन पाहिले, लिम्फॅटिक टिश्यू पाहला. आता सेल्स. मग सेल्स आपण पाहिल्या, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी के 2 प्रकार, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल. टी के 4 प्रकार, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल. ये इम्यून सेल्स कहलाती है. और मॉलिक्यूल्स माने इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज एंटीबॉडी. इसका समेशन जो है दैट इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम. अब अगले पार्ट में मुझे बतानी है इम्यूनिटी डिसऑर्डर. अगर ये लेक्चर बड़ा होता है तो अगला लेक्चर होगा, या फिर इसी में अगर हो सकता तो इसी में मैं 3 इम्यूनिटी डिसऑर्डर की चर्चा करूंगा. थैंक यू.